मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या कहें इलास्टिसिटी में सबसे बेसिक टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है इलास्टिसिटी में। यह है क्लास 11th का टॉपिक और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हमने एक दीवार ली और दीवार पर हमने फिक्स कर दी एक रोड जिसकी लेंथ थी कैपिटल एल। हमने उस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई नीचे की ओर। डिफॉर्मिंग फोर्स होती है चेंज इन शेप एंड साइज। बट डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से पहले अगर हम इसको एटॉमिक व्यू से देखेंगे तो जो इस रॉड के अंदर जो एटम्स हैं वो इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। अभी हमने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, डिफॉर्मिंग फोर्स अभी हमने नहीं लगाई है। जब हमने सेकेंड डायग्राम में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तब हमने देखा कि जो रोड का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, मतलब रोड डेल्टा एल इंक्रीज हुई क्योंकि हमने फोर्स नीचे की ओर लगाई जिसके कारण रोड हमारी लंबी हो गई और लंबी होने के कारण जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई? डेल्टा एल। यू सी इन द डायग्राम। यदि हम डायग्राम 2 को देखेंगे एटॉमिक व्यू से तो जिसके अंदर एटम्स है वो दूर दूर है, बट इसको छोड़ो। आप सबसे पहले आप डायग्राम 1 पे आइए। डायग्राम 1 पे जो रोड है उसके अंदर जो एटम्स है वो इस वक्त इक्विलिब्रियम में है क्योंकि हमने इस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाई है नीचे की ओर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होने के कारण ये आराम से बैठे हुए हैं, ये साथ साथ में है। बट इन केस ऑफ डायग्राम 2 हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जिसके कारण एटम्स दूर दूर हो गए, रोड के एटम्स दूर दूर हो गए। हालांकि दोनों डायग्राम 1 में और डायग्राम 2 में दोनों में रोड के जो एटम्स हैं वो सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स दोनों रोड्स में सेम होंगे क्योंकि हमने एक ही रोड ली है, बस उस पर हमने फोर्स लगाई है। जब हमने इस पर फोर्स लगाई तो जो इसके एटम्स हैं, रोड के जो एटम्स हैं वो दूर दूर हो गए। दूर दूर इसलिए हुए क्योंकि हमने इस पे फोर्स लगाई जिसके कारण इस रोड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई और एटम्स खुद को एडजस्ट करने के लिए दूर दूर हो गए। अब डायग्राम 2 में होगा क्या? एटम्स तो दूर दूर हो गए बट ये अब पास आना चाहते हैं, तो जो नीचे वाला एटम है वो ऊपर वाले एटम को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एक फोर्स के कारण। हजारों एटम्स ऐसे ही वर्क करेंगे और जो इनके अंदर फोर्स होगी वो होगी रिस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे ही हम डायग्राम 2 से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो डायग्राम 2 के रोड्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो वापस आना चाहेगी डायग्राम 1 की रोड की शेप में। ठीक है, तभी तो इसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जो एटम्स हैं वो वापस रिस्टोर होना चाहते हैं अपनी ओरिजिनल शेप में। ठीक है, आप रबर बैंड का भी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ही हम रबर बैंड को खींचेंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स होगी और जैसे हम छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। मज़ेदार बात यहाँ पर यह है जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है उसका मैग्नीट्यूड और जो एटम्स के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बात करें तो अब आपको मॉलिक्यूलर व्यू को भूल ही जाना है, बस आपको रोड की जगह एक स्प्रिंग लेना है। डायग्राम 1 में जब आप रोड की जगह एक स्प्रिंग लोगे तब वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में होगा क्योंकि तब हमने उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाई है। अब जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो आप आ जाइए डायग्राम 2 की ओर। डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाने के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और स्प्रिंग वापस आना चाहेगा अपनी ओरिजिनल शेप में, जिसको कि हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहता है। अब ये सब कुछ सीख के हमें फ़ायदा क्या हुआ? डायग्राम 2 में जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी जिसके कारण डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हुई थी, उसको अब हम रिलेट करेंगे स्ट्रेन के साथ। ठीक है, और जो डायग्राम 2 में जो मॉलिक्यूल्स थे जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे जिसको कि हम रेस्टोरिंग फोर्स कह रहे थे, उसको अब हम रिलेट करेंगे स्ट्रेस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब चेंज इन लेंथ क्या हुई? डेल्टा एल। जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तभी आई थी डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ कौन सी हुई? जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाई थी तब आई थी एल, जो कि रोड की लेंथ थी। डेल्टा एल वाइल एल होता है स्ट्रेन। ठीक है, अभी यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सी? रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद
एटम्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में जो फोर्स आ रही थी वो वाली रिस्टोरिंग फोर्स, या जो स्प्रिंग हम खींच रहे थे और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ रहे थे और जब वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा था वो वाली रिस्टोरिंग फोर्स। और एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब यहां पर हम स्ट्रेस को बिल्कुल ही डीपली पढ़ेंगे। स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सी? रेस्टोरिंग फोर्स। और एरिया कौन सा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि किसी भी मटेरियल का हो सकता है। जैसे कि मैंने रोड ली थी, आप रबर बैंड भी ले सकते हो, आप स्प्रिंग भी ले सकते हो, और आप कोई भी अदर मटेरियल ले सकते हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि हो गया ए। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला लगाने के बाद फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया स्ट्रेस का एसआई यूनिट। इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूलों की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूले में फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला लगाने के बाद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml_t-2 और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L2। तो मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml-1 t-2। तो ये तो हो गया स्ट्रेस क्या होता है। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर सकते हैं। सिग्मा का तो फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। बट प्रोपोर्शनैलिटी रूल के हिसाब से स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेस्टोरिंग फोर्स के। मतलब जितना ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इसका तो यही मतलब हुआ। और स्ट्रेस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना कम एरिया होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या कहें हम जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। प्रोपोर्शनैलिटी रूल का तो यही मतलब हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम स्ट्रेन को बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। स्ट्रेन को हम सबसे पहले डिनोट करते हैं एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, वेयर डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से आई थी, और एल ओरिजिनल लेंथ जो कि थी। ठीक है, इट इज़ डायमेंशनलेस एंड हैव नो एसआई यूनिट। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और इसका कोई एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि डेल्टा एल का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड में एल का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेन जो कि एप्सिलॉन जो कि बराबर है डेल्टा एल अपॉन एल के, इसका मतलब हो गया प्रोपोर्शनैलिटी रूल के हिसाब से एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के। मतलब जितना ज़्यादा चेंज इन लेंथ होगा उतना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, इसका तो यही मतलब हुआ। और जितना ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ होगा उतना कम एप्सिलॉन होगा, इसका तो यही मतलब हुआ, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर जितना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना कम ओरिजिनल लेंथ होगा। प्रोपोर्शनैलिटी रूल के हिसाब से तो यही हुआ। तो गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।